तो स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे साथियों एक नए वीडियो में पुनः। उम्मीद कि इसके पहले की क्लास आप लोगों ने देखा होगा और उसी से आगे की क्लास हम लोग बढ़ाते हैं। और आज का सेशन बिल्कुल बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें ज्योग्राफी का आज बिल्कुल कंप्लीट सारे क्वेश्चन एक ही जगह मैं करने वाला हूं। तो बने रहिए प्रारंभ से आखिरी तक और साथ में सवाल का आंसर भी देते चलिए। और आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यह भी अंदाज़ा पता चलता रहे कि आपके ज्ञान का स्तर क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो डाटा 2020 का है। इसका सही आंसर है मोनाको, जिसकी सर्वाधिक आबादी है। वैसे हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश किसे मानते हैं? सिंगापुर को। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल में बहता है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य जो जलप्रपात बनता है, ये इरी झील होती है और यह है ओंटारियो झील। इनके बीच में ये जो जलप्रपात बनता है इसी को नियाग्रा कहते हैं। ये इरी झील है आपकी और ये है ओंटारियो झील। ये 5 महान झीलों का हिस्सा है। आपने सुना होगा 5 महान झीलें, 5 महान झीलें। और ये 5 महान झीलों में नाम आता है, एक नाम सुना होगा सुपिरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, ओंटारियो झील और इरी झील। इन्हीं को 5 महान झीलें कहते हैं। सुपिरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, ओंटारियो झील और इरी झील, इन्हीं को 5 महान झील कहते हैं। और इन्हीं सुपिरियर और ह्यूरोन झील के मध्य सू नहर का निर्माण किया गया है, जबकि इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य बिनलैंड नहर का निर्माण किया गया है। बिनलैंड नहर का निर्माण किया गया है, यह भी ध्यान में रखना आप। अगले सवाल पर आते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड का परिचालनशील है, यानी चल रहा है? तो वह आपका उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जहाँ पर एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं पाए जाते हैं। यानी चारों तरफ से लैंडलॉक किन्हें कहते हैं? ऐसा देश जो चारों तरफ से घिरा हो उन्हीं को लैंडलॉक कहते हैं। जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम संख्या माने 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 नंबर जो श्रृंखला आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल चारों तरफ से बंद है। तो ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से घिरा हो उसी को हम लोग भू आबद्ध देश या लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। किस महाद्वीप में एक भी नहीं है? तो वो है उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं पाए जाते हैं। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह आपका रूस में स्थित है। यह एशिया और यूरोप को विभाजन का भी काम करता है। कौन सा पर्वत? तो यूराल नाम का पर्वत। और यह औद्योगिक क्षेत्र रूस में स्थित है। निम्न में से कौन सा महासागर क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? किस महासागर से? तो वो है आपके प्रशांत महासागर, जहाँ से क्यूरोसियो जलधारा प्रभावित होती है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी कुछ ठंडी जलधाराओं के नाम अगर हम आपको बताएं कि हर महासागर में 2 प्रकार की जलधाराएं लगभग पाई जाती हैं। जरूरी नहीं कि पाई ही जाएं दोनों, पर इस महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत, और दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक। तो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधाराओं का नाम क्यूराइल जलधारा। ये कैसी जलधारा है? क्यूराइल ठंडी जलधारा है। ऐसी ही बात करते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया ये भी ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। और अंटार्कटिका की जलधारा यह भी ठंडी जलधारा है। और ये सब किस महासागर के हिस्से हैं? प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। अच्छा, प्रशांत महासागर की एक गर्मधारा का नाम याद रखना है। वैसे इसमें कई गर्म जलधाराएँ पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। जैसे नाम बताएं तो अलास्का हो गया, अलास्का गर्म जलधारा है। सुसीमा गर्म जलधारा है। एल निनो जो है ये गर्म जलधारा है, जबकि ला निनो ठंडी जलधारा है। अगले सवाल पर आते हैं। गोबी मरुस्थल निम्न में से
किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया, वहीं पर गोबी मरुस्थल पाया जाता है और इस महाद्वीप का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार जो है चीन और मंगोलिया में पाया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वैसे आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है और इसका 11 देशों में विस्तार है उत्तरी अफ्रीका में। पर ये एक उष्ण मरुस्थल है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। मरुस्थल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक गर्म मरुस्थल जिन्हें हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं और एक ठंड मरुस्थल होने हैं जिन्हें हम लोग शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। गर्म मरुस्थल है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है आपका सहारा। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण या ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है अंटार्कटिका। ये दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे ठंडा मरुस्थल है अंटार्कटिका। आते हैं अगले सवाल पर। दक्षिण अमेरिका को निम्नलिखित में से दो देशों में कौन सा भूमिबद्ध देश है? तो दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं, एक का नाम है पराग्वे और दूसरे का नाम है बोलीविया। ये लैंड लॉक कंट्री हैं, यानी चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं। दक्षिण अमेरिका के यही दो देश हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कितने महाद्वीप हैं जो भू आबद्ध नहीं हैं, यानी उनके देश चारों तरफ से ज़मीन से नहीं घिरे हैं। तो एक आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक भी देश भू आबद्ध नहीं है और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर एक भी देश भू आबद्ध नहीं है। रूहर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ का? जर्मनी का। इस क्षेत्र में कोयले के अलावा अन्य खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। इसे रूर क्षेत्र भी कहते हैं और भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को। तो रूर प्रदेश या रूर क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ जो क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि में सबसे संपन्न हो, उन्हीं को रूर। तो भारत का रूर प्रदेश है छोटा नागपुर पठार। और वैसे रूर शहर किस देश में है? जर्मनी में, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है? तो डेनमार्क में। सबसे पहले इस कृषि के लिए यहीं पर आंदोलन चलाया गया और यहाँ पर इसका विकास काफ़ी स्तर पर हुआ है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और इसी ब्राज़ील से होकर ही दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन प्रवाहित होती है। कहाँ से? ब्राज़ील से ही। और ब्राज़ील के जो बड़े बड़े कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं जिन्हें फजिंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजिंडा कहा जाता है। ये ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्यूटोरिका। ये दक्षिण अफ्रीका की कैसी राजधानी है? प्रशासनिक। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको बताऊं तो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है केप टाउन। यहाँ की विधायी राजधानी, ये नियम कानून कहाँ बनाए जाते हैं? तो नियम कानून के लिए बैठक केप टाउन में होता है, प्रशासनिक कार्य के लिए प्यूटोरिका। और अगर हम लोग इसकी न्यायिक राजधानी बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लूमफोंटेन। और डरबन जो है ये दक्षिण अफ्रीका का ही बंदरगाह शहर है। डरबन ये बंदरगाह शहर है कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो वो है आपका पेटागोनिया। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये अर्जेंटीना और चिली दोनों देशों में इसका विस्तार है, पर सर्वाधिक विस्तार अर्जेंटीना में पाया जाता है। मैंने आपको बताया मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं मित्र। एक होते हैं गर्म मरुस्थल जिन्हें हम लोग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं, और एक ठंडे मरुस्थल होते हैं जिन्हें हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल भी कहते हैं या शीत मरुस्थल कहते हैं। उष्ण मरुस्थल में मैं कुछ नाम आपको बताऊं, जैसे
सहारा का मरुस्थल ये कैसा है? उष्ण मरुस्थल है। थार का मरुस्थल उष्ण है। अटाकामा का मरुस्थल ये भी उष्ण मरुस्थल है। विक्टोरिया ग्रेट सिंडी का मरुस्थल ये भी उष्ण है। शीत मरुस्थल में बात करें तो गोबी का मरुस्थल, गोबी, और तकला मकान का मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल और ग्रेट बेसिन, ऐसे तमाम मरुस्थल हैं जो ठंडे मरुस्थल का भी उदाहरण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि का हिस्सा था? तो वो अलास्का था। अलास्का को रूस ने अमेरिका को सौंपा है कब? तो यह इसे सौंपा है 1867 में रूस ने अमेरिका को दे दिया और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा हो चुका है अलास्का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? तो वो है आपका देवदार। ये बिल्कुल शंकुधारी वृक्ष माने जाते हैं और इनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा लगभग 2500 मीटर के लगभग में बताई जाती है। वृक्ष माना जाता है आपका देवदार। उसके बाद चीड़ भी आता है। तो पीली नदी के नाम से जाना जाता है हुआंग नदी, ये चीन में बहती है। तो यहाँ के रेत से होने की वजह से यह बिल्कुल येलो दिखाई देती है, इसलिए इसे हम लोग पीली नदी के नाम से जाना जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडैम। क्या है? रॉटरडैम यूरोप का सबसे ही समुद्री व्यस्त बंदरगाह है। वैसे कहा जाए कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? यूरोप। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? आपका यूरोप ही है। और अगर पूछा जाए कि सबसे विकसित महाद्वीप का नाम बताओ, तब भी आपका कौन सा आएगा? यूरोप ही आएगा। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। टिएरा डेल फ्यूगो बिल्कुल कुछ इस तरह से संरचना इसका लगा हुआ है टिएरा डेल फ्यूगो का। ये दक्षिण अमेरिका के आखिरी हिस्से में है टिएरा डेल फ्यूगो, जिसे हम लोग लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। और इसी टिएरा डेल फ्यूगो पर ही दक्षिण अमेरिका का साउथर्न पॉइंट स्थित है, जिसे केप हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? केप हॉर्न भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। केप हॉर्न किस पर स्थित है? टिएरा डेल फ्यूगो पर, जो दक्षिण अमेरिका का ही हिस्सा है। अफ्रीका में किलिमंजारो स्थित है। किलिमंजारो है। तो किलिमंजारो जो है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो जो कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा में स्थित है, सही है। नील नदी मिस्र और सूडान के मध्य बहती, यह भी सही है। सतलुज नदी भारत पाकिस्तान, यह भी सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में, तो यह कथन जो है आपका वो गलत है, क्योंकि एंडीज पर्वत जो है ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है और यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है और इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकानकागुआ। अकानकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम लोग बात करते हैं एंडीज पर्वत की चोटियों का, तो इसकी चोटियों का एक ट्रिक है सीसीमोवा। उम्मीद है आप याद कर ले जाएंगे। सी से कोटोपैक्सी, एक सी से कोटोपैक्सी, दूसरे सी से चिम्बोराजो, एम से मिस्ती, ओ से ओजास डेल सरादो, ए से अकानकागुआ। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकानकागुआ, जो अर्जेंटीना में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आप सभी इसका आंसर जानते हैं, कनाडा सबसे अधिक क्षेत्रफल। और भारत हमारा दुनिया में 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश हैं? तो वो आपके तुर्की और जॉर्जिया। ऐसे वे देश जिनमें एक से अधिक महाद्वीप हैं उन्हें अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं, जैसे तुर्की, जॉर्जिया, रूस, मिस्र, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि जैसे देश। उस जोड़ी का चयन कीजिए जो सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित, सही है।
पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, सही है। कालाहारी मरुस्थल भारत में, ये गलत है क्योंकि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश वो है रूस। तो रूस का विस्तार 2 देशों में, यानी रूस 2 महाद्वीपों के भागों में पाया जाता है, यूरोप में भी और एशिया में भी, इसलिए इसे यूरेशिया का भी हिस्सा माना जाता है। डियागो गार्सिया द्वीप समूह से संबंधित है। तो डियागो गार्सिया छागोस द्वीप समूह से संबंधित है, डियागो गार्सिया, जो हिंद महासागर में पाया जाता है। 17वीं समानांतर सीमा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो यह है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अगर हम लोग बात करते हैं कि अमेरिका और कनाडा के मध्य कौन सी समानांतर रेखा है, तो वो है 49वीं समानांतर रेखा, जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करती हैं। जर्मनी और फ्रांस को अलग करने वाली सीमा रेखा है मेजीनाट, याद रखना और खूब ध्यान से सुनना इसे। मेजीनाट, या इसी को हम लोग कहते हैं सिगफ्राइड, जो पुलिस में पूछा गया था, सिगफ्राइड के नाम से भी जाना जाता है, जो जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। और इस तरह से बात करते हैं 38वीं समानांतर रेखा, तो यह 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य विभाजक है। ऐसी तमाम रेखाएं हम लोग पढ़ते हैं। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो इसकी स्थिति जो पाई जाती है वह मैक्सिको में पाई जाती है। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है मैक्सिको। आल्प्स दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों में से एक है। किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के भीतर आल्प्स श्रेणी में स्थित नहीं है? तो आल्प्स में कौन सी देश की स्थिति नहीं पाई जाती? बेल्जियम। बेल्जियम में आल्प्स का विस्तार नहीं है, बाकी जर्मनी, लिechtenstein और फ्रांस में इसका पर्वत का विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है? तो वो आपका है भारत, जो दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है। कौन से देश तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? पहले यहाँ हम आपको तापी के बारे में बताते हैं। तापी का पहले फुल फॉर्म देख लो। तू से होता है तुर्कमेनिस्तान, इसमें 4 देश हैं। तू से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया आपका अफ़गानिस्तान, और पी से हो गया पाकिस्तान, और आई से हो गया इंडिया यानी भारत। तो इसमें 4 देश हैं, और ये जो है तापी एक गैस पाइपलाइन है। जो ये गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से होकर भारत तक आएगी, इसे पीस पाइपलाइन भी कहते हैं। और यह इसकी जो दूरी है वो 1814 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ से? तुर्कमेनिस्तान से भारत तक की। तो इसमें कौन हिस्सा नहीं है? तो ईरान इसका तापी का हिस्सा नहीं है। टेलीग्राफ पठार हिस्सा है किसका? तो यह पठार हिस्सा माना जाता है उत्तरी अटलांटिक पर्वतमाला का। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है? तो वो है आपका सलार डी यूयुनी। यह मरुस्थल जो है बोलिविया में पाया जाता है। वैसे आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका अंटार्कटिका मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो घास का मैदान दिया गया है और देश। तो युग्म जो सुमेलित नहीं है वह आपका है अर्जेंटीना में प्रेरीज। तो आइए हम बताते हैं यहाँ घास, जैसे अभी मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे घास भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक गर्म घास होती है और एक ठंडी घास होती है। गर्म घास को हम लोग उष्णकटिबंधीय घास कहते हैं, और ठंडी घास को हम लोग समशीतोष्ण कटिबंधीय घास भी कहते हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास कहते हैं। उष्ण घासों का नाम मैं बताऊं, ध्यान से सुनना दोस्त, ये सवाल में खूब आता है। तो लानोज ये कैसी घास है? उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी है वाली। सिल्वास, लानोज,
सिल्वास और कंपास। ये तीनों कैसी घासें हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास हैं। लानोज आपका, सिल्वास, कंपास, ये तीनों उष्णकटिबंधीय घास हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास की बात करें तो इसी में नाम आता है, जैसे समशीतोष्ण कटिबंधीय घास की बात करें तो प्रेयरी, ये कैसी घास है? समशीतोष्ण कटिबंधीय, कहाँ पाई जाती है? यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका में, या उत्तरी अमेरिका कहें ज़्यादा सही है। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग स्टेपी, ये कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपी यूरोप में पाई जाती है। और फिर बात करते हैं वेल्ड, तो वेल्ड आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में। और डाउन्स की बात किया जाए तो डाउन्स जो है आपका, ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। और इसी में बात करें पंपास, तो पंपास आपकी पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। तो ये मैंने आपको बताया कि घास कितने प्रकार की? दो, एक गर्मी वाली उष्णकटिबंधीय, ठंडी वाली समशीतोष्ण। तो समशीतोष्ण घास है प्रेरी को उत्तरी अमेरिका में से प्रेरी कहते हैं, स्टेपी कहते हैं कहाँ पर? तो यूरोप में कहते हैं स्टेपी, और बेल्ड कहते हैं साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पंपास कहते हैं दक्षिण अमेरिका में। इनमें से कौन सा महाद्वीप अपने सबसे बड़े देश से सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेल जो है वह है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील ही है, यही सही सुमेल है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसे आप कहते हैं, तो वह है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व की लौह इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाने जाती है? बहुत ही फेमस सवाल है, आप सभी जानते हैं पिट्सबर्ग, यह दुनिया की लौह इस्पात की राजधानी के नाम से मशहूर है। टिटिकाका की झील की सीमा किससे जुड़ी है? बोलिविया और पेरू के पठार के मध्य ही टिटिकाका झील और पोपो झील पाई जाती है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है? तो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौगम्य झील टिटिकाका है। बाकी आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी सुप्रियर, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो वह आपका है हवाई द्वीप, जो प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। संगाई हिरण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है? वह मणिपुर में है, और यहीं पर आपको याद होगा लोकटक झील पाई जाती है। कहाँ पर? मणिपुर में लोकटक झील, और इसी पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जहाँ पर इन हिरणों को देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? वो है बरखान, ये बिल्कुल अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है, वो मरुस्थल की विशेषता मानी जाती है। बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। इनका क्षेत्र माना जाता है राजस्थान में। ये वही बिश्नोई समाज हैं जो पशुओं को बिल्कुल अपने ही समान उन्हें दर्जा देते हैं, और उनसे, पशुओं से और वृक्षों से बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार करते हैं बिश्नोई समाज, जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इन्होंने वृक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस देश में दिया है बचाने के लिए। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत पृथ्वी के रूप में संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो वह आपका है भू आकृति विज्ञान। भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? आप सभी जानते हैं यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का रचना किया था। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है जियो और ग्राफी। जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफी मतलब अध्ययन करना। तो पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। वन्यजीव की संख्या और प्रजातियों के कमी का कारण क्या माना जाता है? तो इसका सही कारण है चमड़े और मांस की मांग, वन कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन और स्थानियों की कमी, जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों में रखना, ये तीनों इसके प्रमुख कारण हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्यजीव
संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में इंदिरा गांधी सरकार के समय यह कानून आया था। जिला क्षेत्रफल के मामले में तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वह आपका है कन्याकुमारी, जिसे हम लोग केप कमोरिन भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है। 1272 हेक्टेयर में फैले बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वृक्ष के संरक्षण में मदद के एवज ग्रामीणों को क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया था, तो वह था आपका वन संवर्धन। मलमल निम्न में से किसकी एक बेहतरीन किस्म मानी जाती है? तो यह आपकी है मसलिन की एक बेहतर किस्म मानी जाती है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी उपस्थिति 16 क्षेत्रीय स्टेशनों में है। भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसका जो मुख्यालय है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का, यह हेडक्वार्टर पाया जाता है कोलकाता में। किस वर्ष उत्तराखंड में असामान्य रूप में वर्षा हुई, जिसके कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने और मंदाकिनी नदी में गिरने से नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था? ये घटना 2013 की है। भयंकर तबाही का मंजर उस समय दिखा था। भारत के किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुए के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा है? आप सभी जानते होंगे उड़ीसा। उत्कल तट जो है ये बिल्कुल इसके निवास के लिए सबसे अनुकूलतम स्थिति है। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ पर है या कहाँ पाया जाता है? तो 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे क्षेत्र में इनका निवास स्थल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के बंदरगाहों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह। तो पूर्वी तट के बंदरगाह में आ जाता है आपका कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई, ये सभी पूर्वी तट के। तो इसमें सही ऑप्शन है पारादीप जो है पूर्वी तट का बंदरगाह है जो उड़ीसा में है। बाकी कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये सभी के सभी पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समतुल्यकालिक नहीं है? तो वह आपका है मेटासोट 11। एक पर्वतीय मोर्चे के साथ जलोढ़ पंखों को आपस में जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसे वजादा के नाम से जाना जाता है। एथनोस्फीयर किसका भाग है? एथनोस्फीयर जो है ये हिस्सा माना जाता है पृथ्वी के मेंटल का। हमारी पृथ्वी जो है ये 3 परतों से मिलकर के बनी हुई है। कितनी परतों से? 3। सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्रस्ट, उसके नीचे को मेंटल और सबसे नीचे को कोर कहते हैं। एथनोस्फीयर जो है ये मेंटल का हिस्सा माना जाता है। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कमोरिन किस राज्य में स्थित है? अभी हम लोगों ने बात किया तमिलनाडु का, और ये तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरिन भी कहते हैं। किसी अन्य भवन से स्वतंत्रता दीवारों और छत वाला ऐसा भवन जिसे एक ही भूखंड में सभी ओर खुली जगह होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं पृथक भवन के नाम से जाना जाता है। सुनामी का विनाशकारी स्वरूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, आमतौर पर भूकंप का कारण होता है तीव्रता 7.5 से अधिक। अब बात अगर भूकंप की होती है तो भारत को भूकंप को क्या किया गया है? 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, या 4 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। भूकंपीय क्षेत्र 2, 3, 4 और 5 में बांटा गया है। सबसे सक्रिय जो होता है वह 5 है भारत में, और सबसे कम सक्रिय है भूकंपीय क्षेत्र 2, और भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक कहते हैं? अल्फ्रेड वेगनर को कहते हैं। और हमारी इस पूरी
पृथ्वी के बारे में कहें तो कुल पृथ्वी पर 7 मुख्य प्लेटें पाई जाती हैं। मुख्य कितनी होती हैं? 7 प्लेटें, जैसे अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट आपकी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और प्रशांत सागरीय प्लेट। ये कुल प्रमुख 7 प्लेटें पाई जाती हैं। इनके अलावा अन्य भी प्लेटें पाई जाती हैं। जवाहर नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नवी मुंबई में, जिसे हम लोग न्याहवा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। वैसे आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये अंडमान और निकोबार ये भूकंपीय क्षेत्र संख्या 5 के अंतर्गत आते हैं, जो सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते हैं भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो वो आपका है तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कंघी द्वारा कपास के बीजों को से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे ओटाई के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र मौजूद हैं? वो है आपका लक्षद्वीप। 90% से अधिक यहाँ पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है, वो क्या कहलाता है? तो उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है, बार बार आयोग इसको दोहरान करता है। तो वो थे जॉर्जेस लेम्बाइट्रे, जिनके द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित राज्यों में किसकी पहल है? तो यह आपके तमिलनाडु में इसकी पहल की गई थी। नीचे दिए गए 3 राज्यों में भूजल उपयोग अधिक होता है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां उपभोग अन्य तीनों के बराबरी नहीं है? तो दिए गए कथन के अनुसार सही विकल्प होगा उड़ीसा में। अभी राष्ट्रीय जल का पुरस्कार दिया गया है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य रहा? उड़ीसा, और दूसरे पर उत्तर प्रदेश रहा है। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। ये किसके द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था? तो इसे जीन गाटमैन ने सबसे लोकप्रिय बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो वह है राजनैतिक भूगोल। ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति के मूल स्थान को बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति और एक अप्रिय जलवायु जैसे कारणों को से कम आकर्षक प्रतीत होते हैं, वो कहलाते हैं। तो उनको कहा जाता है प्रतिकर्ष के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं? कोच्चि, जो कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? तो यह बाघा बॉर्डर जो है अमृतसर और लाहौर की सीमा पर स्थित है, और इस बाघा बॉर्डर को हम लोग अटारी बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी कार्य करता है। बाघा बॉर्डर। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक कौन है? तो वह आपका प्रमुख कारक माना जाता है कृषि, क्योंकि कृषि के विस्तार के लिए हम लोग वृक्षों की कटाई करते हैं। पर वृक्ष हमारी क्या है? तो वृक्ष हमारी जान है, और हमको अपनी जान से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वृक्ष को क्या देते हैं? CO2, और वो बदले में हमें क्या देते हैं? O2। तो जिसके बिना जिंदगी ना चली वही जान होती है। तो इसलिए पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन पाओ, ये नारा खूब मशहूर है, और आप अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाइए। जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया
को किस रूप में जानते हैं? उसे अंतःनिस्यंदन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो वह आपकी है कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी होता है। एक प्रजाति जो अपने निवास क्षेत्र में लंबे समय तक खोज के बाद नहीं पाई जा सकती है, उसे प्रजाति कहा जाता है किसकी? तो उसे हम लोग दुर्लभ प्रजाति के नाम, उसे हम लोग विलुप्त प्रजाति कहते हैं, जो अपने क्षेत्र में लंबे समय तक नहीं पाया जाता है। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माने जाते हैं किसके? पर्णपाती वन के। पर्णपाती या मानसूनी वन भी इसे कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सा वनस्पति पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन के समान स्थान पर स्थित है। रायसीना की पहाड़ी जो हिस्सा है किसका? अरावली का। ये अरावली का ही हिस्सा है रायसीना की पहाड़ी, जिसे दिल्ली में से अरावली को ही दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? 22 दिसंबर। ये वर्ष का सबसे छोटा दिन है। और अगर सबसे बड़ा दिन कहें तो वो है आपका 22 जून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बांस फूलने के कारण क्या होते हैं? चूहों की आबादी में वृद्धि होती है। जानते हैं सबसे बड़ी घास का नाम क्या है? बांस। और बांस को हम लोग हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बांस जो है वो असम के क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बांस, वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बांस चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो सबसे इसका प्रमुख या मुख्य स्रोत माना जाता है तापीय ऊर्जा। INS सरदार पटेल नौसेना अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह आपके पोरबंदर में स्थित है। पोरबंदर यानी गुजरात में स्थित है। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। 7 बहन राज्य, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, असम। तो कितने हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। ये 7 हो गए। इन्हीं को 7 सिस्टर कहते हैं, जिसमें सिक्किम शामिल नहीं है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थिति पाई जाती है कोलकाता में, जहाँ पर भारतीय प्राणी सर्वे संस्थान स्थित है। भूस्थैतिक कक्षा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 35,786 किलोमीटर के लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि सिक्किम भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ये बिल्कुल सही है। मिजोरम की राजधानी कोहिमा है। ये बिल्कुल गलत है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जानते हैं? मैंने आरंभ में ही बताया, इसे फजिंडा कहते हैं। और ब्राज़ील में ही काफ़ी रेलवे का भी निर्माण किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। मानव जाति होमो सेपियंस का प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष देखे जा सकते हैं कहाँ पर? अफ्रीका में, क्योंकि मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई? अफ्रीका में। और मानव का निवास ज़्यादा पहली बार कहाँ हुआ? एशिया में। इसलिए एशिया को मानव का पालनहार कहते हैं और अफ्रीका को मानव की उत्पत्तिकर्ता कहा जाता है। रामसर सम्मेलन के लिए है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में इसकी शुरुआत की गई 1971 में। आर्द्र भूमियों का संरक्षण का नियम लागू हुआ 1975 में। और भारत रामसर साइट में शामिल हुआ 1982 में। और भारत में का सबसे पहला रामसर साइट जो है वो है चिल्का झील, जो कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी समय भरतपुर पक्षी अभयारण्य को भी शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है?
तो वह आपका प्रमुख जल विद्युत संयंत्र है सिंद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री राष्ट्रीय स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा, ये समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विश्व के उस क्षेत्र के एक राज्य संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित है, इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय वन सर्वे स्थित है? अभी देखो सवाल बार बार पूछ रहा है, दूसरी बार ये सवाल आयोग ने किया है, तो देहरादून में स्थित है ये। भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे आपके मेजर जेम्स रेनल ने शुरुआत किया था। खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, इनका निवास स्थान पाया जाता है। किसी झील के जल पोषक तत्व संवर्धन द्वारा उसके प्राकृतिक उम्र बढ़ने को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। हिमालयन ईऊ किस राज्य में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इनका निवास पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिप ब्रेकिंग प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र है? तो वह आपका है अलंग। उस द्वीप का क्या नाम है जहां नेल्सन मंडेला को उनके कुल 27 साल के जेल कार्यकाल में 18 साल की कैद हुई थी? उस स्थान को हम लोग रेबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो वह आपकी है नीलगिरी तहर, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है? ध्रुवीय भालू, जो ध्रुवीय प्रदेश के लगभग में पाए जाते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? वह है आपका ताड़ का पेड़, यह एक रेगिस्तानी वृक्ष माना जाता है। इनमें से किस पेड़ का उपयोग इमारती लकड़ी के उपयोग में करते हैं? तो महोगनी, रोजवुड, सागौन, इनमें से सभी का उपयोग इमारती लकड़ी में किया जाता है। डिफो पुल जिसका हाल में उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह पुल है आपका अरुणाचल प्रदेश में। रेती से बने स्थान और समुद्र के अंदर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग लैगून के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। सौर कैलेंडर में कितनी राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है? 12 राशि चक्रों का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्नागार के रूप में जाना जाता है? वह आपका है कावेरी डेल्टा, जिसे कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और समय और स्थान उसका वितरण खराब होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मेट्रोलॉजिकल अनावृष्टि के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में एक कच्छ कारण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में कच्छ कारण स्थित है। कोइर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ, भारत के किस शहर में स्थित है? कोचीन में स्थित है, कोचीन यानी केरल में। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ और विदर्भ क्षेत्र स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज ज्योग्राफी सेशन पूर्णतः समाप्त होता है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का एक ही जगह आपको ज्योग्राफी का पूरा सेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने समय बहुत कम उपयोग किया है, इसलिए क्योंकि अक्सर विद्यार्थी के पास टाइम का अभाव होता है, उन्हें प्रैक्टिस करना होता है और भी सब्जेक्ट को देखना होता है। तो मैंने आपको टू द पॉइंट प्रयास किया है बात करने का, कि आपके एक तो सवाल हो जाएं प्रीवियस ईयर के पूरे, और आप जल्दी से इसे 2 बार 3 बार सुन लें, ताकि आयोग अगर हूबहू सवाल का दोहरान करे तो बहुत कम समय में आप उसका जवाब दीजिए और अपना एक पद सुरक्षित कीजिए। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले ऐसे ही पुनः नए सेशन में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।